Let us discuss question number 1. Question number 1 is an alternating EMF 200 volt 50 hertz is applied to LR circuit. You have to calculate impedance of the circuit, right? Now impedance of the circuit is calculated using the formula resistance square plus reactance of inductor square. So resistance square you just have to substitute the value of resistance here. इंडक्टर के रिएक्टेंस के लिए आपको ओमेगा एल कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा के लिए 2 पाई एफ कैलकुलेट करके हम लोग रख लेते हैं 2 पाई एफ, दैट इज 31.4. कैलकुलेट करके देख लेना 31.4. 2 पाई एफ इज ऑलवेज 31.4 फॉर 50 हर्ट्ज. अब उसको आप जब एल से कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 15.70. ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.6 ओम. सो दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है. रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस 60 वोल्ट है और आपको करंट सर्किट में बतानी है. तो उसके लिए हमको सीधे इससे करंट निकाल लेनी चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस divided by resistance, that is 80 upon 100, that is 0.8 ampere. So option number D is the correct option. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि alternating EMF of frequency 50 Hz is applied to series LCR circuit. Resistance 20 ohm, 100 millihenry inductance and capacitance 30 microfarad. Phase angle between current and applied EMF. अब phase angle हमेशा फेजर डायग्राम से याद रखो. ये है करंट का फेजर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट. इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज पाई बाई 2 लीडिंग करंट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पाई बाई 2 लैगिंग करंट. अब इसके बाद आप VL और VC का जो भी रिजल्टेंट हो, मान लो वो यहाँ हो, तो VL डिफरेंस VC ये आ गया. पैरेललोग्राम को पूरा कर लीजिए तो ये रिजल्टेंट EMF हो जाएगा सर्किट का V नेट. ये करंट से मान लो फाई एंगल लीड कर रहा हो अगर VL ग्रेटर देन VC है तो जो नेट EMF है सर्किट का वो कितने फेज एंगल पर है करंट से. 10 फाई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड. दिस साइड इज VL डिफरेंस VC, so we will write 10 phi is equal to VL difference VC upon VR this side. ठीक है. और VL और VC को हम लिख सकते हैं IXL डिफरेंस IXC और VR को लिख सकते हैं IR. तो हमारे पास 10 फाई का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा. ये हमको याद रखना है कि 10 फाई इज ऑलवेज दिस. कॉस फाई के लिए भी कॉस फाई से भी हम एंगल निकाल सकते थे, पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑप्शंस में फेज tan के टर्म्स में दिया है या कॉस के टर्म्स में. अगर कॉस फाई निकालते तो ये साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाता. दैट मीन्स R अपॉन नेट EMF नेट इम्पीडेंस सॉरी. अगर कॉस फाई निकालते तो सेम डिस्कशन से कॉस फाई आता R अपॉन Z. LCR सर्किट के लिए Z होता. ठीक है. तो अभी हम 10 फाई के टर्म्स में निकालेंगे क्योंकि ऑप्शंस उसी टर्म्स में दिए हैं. तो आप XL और XC ये दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे कैलकुलेटर से और R की वैल्यू रखेंगे. ओमेगा जैसा मैंने कहा कि 50 हर्ट्ज़ के लिए 31.4 आता है, तो 31.4 को C से मल्टीप्लाई करो, 31.4 को L से मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा.
और tan phi की वैल्यू 3.73 आएगी, तो phi की वैल्यू tan इनवर्स 3.73 हो जाएगा, tan इनवर्स 3.73। रिजेंबल करते ऑप्शंस रहेंगे तो टिक करते समय ध्यान रखना है, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में टाइम बचाना है, जिनसे इन क्वेश्चंस में जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है उसमें हम टाइम लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एसी सोर्स 200 वोल्ट का है, एलसीआर सीरीज सर्किट में अप्लाई हुआ है, एंड सर्किट इज एडजस्टेड फॉर मैक्सिमम करंट। हमेशा ध्यान रखो सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम और ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम होता है रेजोनेंस पर। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी। एट रेजोनेंस पर इम्पीडेंस मिनिमम होता है और इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, करंट मैक्सिमम होती है, और अगर आरएमएस वैल्यू है तो वी आर एम एस अपॉन आर, पीक वैल्यू है तो वी नॉट अपॉन आर। इम्पीडेंस आर के बराबर होता है क्योंकि इंडक्टेंस का रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस इक्वल होते हैं और ऑपोजिट तो होते ही हैं ये, तो इससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC मिल जाती है। और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो एम्प्लीफाइड होता है Q टाइम्स इनपुट वोल्टेज, Q क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, दैट इज 40 ओम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एलसीआर सर्किट मैक्सिमम करंट के लिए सेट है, मतलब ये क्वेश्चन भी रेजोनेंस के समय ही पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि करंट फ्लोइंग कितना होगा, तो आपको बता चुके हैं हम कि करंट इज सिंपली वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस आर, 220 डिवाइडेड बाई 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 एम्पियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 220 वोल्ट के सोर्स को एलसीआर सर्किट पे लगाया गया है और एडजस्ट है सर्किट मैक्सिमम करंट के लिए, मतलब रेजोनेंस से कितनी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं वो सब एक साथ दिए हुए हैं। आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एल, सी और आर की वैल्यू दी है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC होगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 हर्ट्स आ जाएगा, 50.5 हर्ट्स होता है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्स मान सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EMF applied to LCR circuit is this one, and inductor, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इनकी वैल्यूज दी हैं। पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट एज रेजोनेंस इज, पावर कंज्यूम्ड होता है VRMS IRMS cos phi, phi इज एंगल बिटवीन VRMS एंड IRMS, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं और इसलिए सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, फेज में होते हैं दोनों। तो पावर कंज्यूम्ड रेजोनेंस पर मैक्सिमम होता है VRMS IRMS cos phi 1 हो जाता है। वैल्यूज रखेंगे तो VRMS की वैल्यू तो आप जो पीक वैल्यू है 300 उसको अपॉन √2 कर दो, लेकिन IRMS के लिए आप VRMS को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो क्योंकि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज रेजिस्टेंस ओनली। तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा 900/2, दैट इज 450 वॉट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि LCR सर्किट है, AC सोर्स 200 वोल्ट का, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा 300 रेडियन पर सेकेंड, ये LCR सर्किट से ऐसा सोर्स कनेक्टेड है। इफ ओनली कैपेसिटर इज रिमूव्ड, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 45 डिग्री। इसको थोड़ा समझने वाला है, इंटरेस्टिंग सवाल है।
अगर कैपेसिटर रिमूव कर दिया गया तो जो सर्किट बचा उसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस बचा, यानी तो फेजर डायग्राम कैसा हो जाएगा इसका, देखो सिर्फ इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। तो इसका जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके हम नेट ईएमएफ सर्किट का जो निकालेंगे, वो कह रहे हैं कि तब जब कैपेसिटर रिमूव हो गया तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो ये देखो 45 डिग्री लैग्स बिहाइंड, नेट वोल्टेज करंट से 45 डिग्री आगे है। सेकेंड केस में वो कहते हैं कि केवल इंडक्टर रिमूव हुआ है और तब करंट लीड करती है वोल्टेज को 45 डिग्री से, तो कैपेसिटर रह गया केवल सर्किट में। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के फेज में, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, इसको पूरा किया। अब जो नेट ईएमएफ है वो करंट से 45 डिग्री पीछे चल रहा है, तो नेट ईएमएफ 45 डिग्री पीछे चल रहा है, बना दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि बताओ कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितनी है। तो तुम देखो नेट ईएमएफ करंट से 45 डिग्री पीछे और नेट ईएमएफ करंट से 45 डिग्री आगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, चाहे आप मैथमेटिकली देखो और चाहे आप लॉजिक लगाओ, कि VL इज इक्वल टू VC। तभी तो VL और VR का जो नेट ईएमएफ है वो भी 45 डिग्री आगे, और VC और VR का जो नेट रिजल्टेंट है वो भी 45 डिग्री के ही फेस पर है। तो इसका मतलब हो गया कि VL इज इक्वल टू VC। इसका मतलब हो गया I ओमेगा L इज इक्वल टू I XC। तो इसका मतलब हो गया कि XL इज इक्वल टू XC, और ये कंडीशन रेजोनेंस की होती है। रेजोनेंस के समय इम्पीडेंस मिनिमम इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, और करंट निकालने के लिए हम वोल्टेज को VRMS को सिर्फ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो जो करंट है वो सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 2 एम्पियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये कैसे हो गया ये किसी को समझ नहीं आए तो वो tan phi इक्वल टू tan 45 इक्वल टू VL अपॉन VR और tan 45 इक्वल टू VC अपॉन VR, VC अपॉन VR। ये करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि VL और VC इक्वल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में ईएमएफ और करंट की वैल्यू दी हुई है और इनके बीच फेज डिफरेंस पूछा है। तो ये सिंपली हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू फेज ऑफ इनिशियल फेज ऑफ ईएमएफ माइनस इनिशियल फेज ऑफ करंट, दैट इज पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। So this is pi by 3. That is option number B. जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं वो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आइडियल ट्रांसफार्मर पे कहा कि आउटपुट 66 किलो वोल्ट, इनपुट 220 वोल्ट, प्राइमरी के टर्म्स 300 है, सेकेंडरी के टर्म्स बताओ। तो ये क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंडरी के अक्रॉस आउटपुट अपॉन प्राइमरी के अक्रॉस इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो सिंपली वैल्यूज रखेंगे और ये हमको मिल जाएगा 90,000 टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया है। तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज, करंट एंड वोल्टेज हैव पाई बाई 2 फेज डिफरेंस, एंड करंट लीड्स वोल्टेज। हमें पता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है और करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। ये 2 बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से रेजोनेंस के लिए ही सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। हमको पता है
कि इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है और मिनिमम होता है जब LCR सर्किट रेजोनेंस में होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और यहाँ पर इम्पीडेंस मैक्सिमम, करंट मिनिमम, इम्पीडेंस मिनिमम, वोल्टेज इज एट फेज π/2 फ्रॉम करंट। हमको पता है कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होती है, तो यही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, इम्पीडेंस इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से LCR सर्किट के प्रॉपर्टीज पर ही है। करंट मैक्सिमम है, मिनिमम है, इम्पीडेंस मैक्सिमम है और इम्पीडेंस 0 है। तो हमें पता है कि रेजोनेंस पर LCR सर्किट का करंट मैक्सिमम होता है। लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है। इसमें वोल्टेज का ग्राफ है और करंट का ग्राफ है और इक्वेशंस बतानी है कि कौन सी पेयर इन दोनों ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो, जब वोल्टेज का स्टार्टिंग होता है उस समय ऑलरेडी करंट अपनी मैक्सिमम निगेटिव पोजीशन पर था और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ उस समय करंट अपनी निगेटिव मैक्सिमा से बढ़कर 0 हो गई है। तो इसका मतलब एक तो ये कि करंट इसमें लीड कर रही है, जो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहले पहुंचता है वो लीड करता है। तो मैक्सिमम पोजीशन पर करंट पहले पहुंच चुकी है जबकि वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, तो करंट लीड कर रही है। और कितनी लीड कर रही है? अगर एक का मैक्सिमा दूसरे के 0 पर पड़ता है तो π/2। अगर एक का मैक्सिमा दूसरे के मैक्सिमा पर पड़ता है, सेम मैक्सिमा पर, तो सेम फेज में। अगर एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर पड़ता है तो 180 का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पर पड़ रहा है और करंट अपनी निगेटिव मैक्सिमा से ऑलरेडी आगे आकर 0 पर पहुँच चुकी है जब वोल्टेज का मैक्सिमा है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये π/2 का एंगल या फेज इन दोनों के बीच इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आंसर होगा वोल्टेज अगर हम V0 sin ωt लें तो करंट लीड कर रही है, यानी करंट π/2 आगे है, तो यहाँ पर करंट π/2 आगे है। ये हो गया।